हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था और इसके 2 के लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसकी अपन 3rd क्लास की तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था ठोस अधिशोषकों द्वारा गैसों का अधिशोषण और इसको प्रभावित करने वाले कारक। गैस की प्रकृति या अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक का क्षेत्रफल और ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, अधिशोषण का सक्रियण, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अधिशोषण समतापी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अधिशोषण समतापी में क्या होता है। अधिशोषण एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, अधिशोषण समतापी के बारे में किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया फ्रेंडलिक के द्वारा। फ्रेंडलिक के द्वारा बताया गया अधिशोषण समतापी के बारे में। इन्होंने क्या बताया? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं साम्यावस्था का दाब के मध्य आरेख बताए और इन्हीं आरेखों को अधिशोषण फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी आरेख कहते हैं। कौन से आरेख कहते हैं? अधिशोषण फ्रेंडलिक समतापी आरेख कहते हैं। अधिशोषण फ्रेंडलिक समतापी आरेख के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी आरेख। इन आरेखों को अपन कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? स्थिर ताप पर तो क्या हुए? समतापी। अधिशोषण की मात्रा आप सभी जानते हो, x/m। x क्या है? अधिशोषक की मात्रा या अधिशोषक का भार और ये क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान। अधिशोषक का द्रव्यमान यानी स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और साम्यावस्था का जो दाब होता है, उसके मध्य जो आरेख बताए, इन्हीं आरेखों को अपन क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी आरेख के नाम से अपन जानते हैं। अब देखो, अब अपन देखेंगे इसमें, इस आरेख में इन्होंने 3 स्थितियां बताई। आरेख में इन्होंने कितनी स्थिति बताई? 3 स्थिति। देखो, 3 स्थिति बताई। जैसे अपन देखते हैं, स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड। तो इस आरेख में इन्होंने कितनी स्थितियां बताई? 3 स्थितियां। और किस किस के मध्य आरेख था ये? स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और साम्यावस्था का दाब, इसके मध्य आरेख। तो देखो, ये आरेख में यहाँ पर आपको डिनोट कर देता हूँ और इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। ये x/m, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अधिशोषण की मात्रा आप जान ही तो x/m होती है। ये आरेख था, ये इधर है ताप, ये कैसा आरेख है? अधिशोषण समतापी। और इधर है x/m, ये क्या है? अधिशोषण की मात्रा। यह है ताप। ये क्या है? आरेख क्या है? अधिशोषण समतापी आरेख है। इस आरेख को क्या कहते हैं अपन? अधिशोषण समतापी
ये अधिशोषण समतापी आरेख है किस किस के मध्य, सॉरी साम्यावस्था दाब, दाब P के मध्य, साम्यावस्था का दाब P और अधिशोषण की मात्रा के मध्य आरेख। तो मैंने कहा इस आरेख में अपने को 3 स्थितियां मिलेगी। कितनी स्थितियां? 3 स्थितियां। देखो एक तो स्थिति फर्स्ट, इसको अपन देखेंगे, सबसे पहली स्थिति को देखेंगे निम्न दाब पर। यह स्थिति देखो यहाँ पर क्या है, निम्न दाब। तो सबसे पहले देखो निम्न दाब पर, निम्न दाब पर देखो निम्न दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा है, निम्न दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा है x/m समानुपाती होती है दाब के। अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होती है? दाब के। और ये आप जानते हो, ये हटाते ही क्या जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाते ही x/m बराबर kp। क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। तो यह आरेख अपन इस प्रकार से इसको अपन बना सकते हैं। इस प्रकार से आरेख अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये कौन सी है? दाब की ये निम्न सीमा। ये क्या है? दाब की निम्न सीमा। तो ये दाब की निम्न सीमा पर, या फिर कहूं निम्न दाब पर कैसा प्राप्त हो रहा है? अधिशोषण की मात्रा x/m बराबर क्या है? kp। अब अपन देखते हैं यहां पर दाब की उच्च सीमा पर, ये क्या है? दाब की उच्च सीमा, उच्च सीमा स्थिति। इसमें देख लेते दाब की उच्च सीमा पर, निम्न दाब पर, या मैं कहूं उच्च दाब पर। बताओ उच्च दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा है, क्या वो दाब बढ़ाने पर बढ़ रही है? क्या दाब से क्या है? अप्रभावित। यानी अधिशोषण की मात्रा दाब के शून्य घात के समानुपाती, यानी दाब से अप्रभावित। और इसको अपन ऐसे लिखते हैं x/m बराबर kp0। p0 बराबर क्या होता है? 1 अथवा अधिशोषण क्या होगा? स्थिरांक के बराबर। अर्थात अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर अपने को मिलेगा x/m, इसी से लिख देता हूँ रेड से मैं, x/m बराबर k। ये है यहाँ पर। तो अधिशोषण दाब से, अधिशोषण की मात्रा दाब से अप्रभावित है उच्च दाब पर। अधिशोषण की मात्रा दाब से अप्रभावित है। कहां पर? दाब की उच्च सीमा पर। यानी अधिशोषण क्या है? स्थिरांक के बराबर है। किसके बराबर है? स्थिरांक के। अब अपन देखते हैं अगली कंडीशन, दाब की मध्यम सीमा पर। दाब की मध्यम सीमा पर, मध्यम सीमा पर। अब देखते हैं मध्यम सीमा का मतलब है ये दाब, मध्यम सीमा, ये मध्यम दाब, मध्यम दाब। देखो यहां पर जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो दाब के घातांक के समानुपाती होगी। यहां पर जो अधिशोषण की मात्रा होगी x/m, ये समानुपाती होगी दाब के घातांक के समानुपाती, यानी दाब के घातांक 1/n। और इसको लिख सकते हैं अपन x/m बराबर k, और ये p 1/n। n का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। n का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है n का मान, 0 से अधिक और 1 से कम। तो दाब की मध्यम सीमा पर अपने को क्या प्राप्त हुआ? x/m बराबर k p⁴ 1/n। ये प्राप्त हुआ। n का मान बता चुका, 0 और 1 के मध्य होता है। ये क्या है? दाब की मध्यम सीमा पर। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन इसको सोल्व कर दें। इसका क्या ले लें अपन? लॉग। तो अपने को क्या प्राप्त होगा? log x/m बराबर log k। ये घातांक है, ये आगे आ जाएगी। इसको लिखेंगे अपन 1/n log p। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ स्पष्ट दिख जाए। क्या लिखेंगे? इसका समीकरण, इसको समीकरण, इस समीकरण का, इस
समीकरण का log लेने पर क्या होगा? इसका log लेने पर log x बाई m बराबर log k। अब देखो जो भी घातांक होती है और log अपन अगर ले तो वो घातांक क्या आ जाती है आगे, तो क्या आ जाएगी प्लस 1/n log p। ये समीकरण अपने को प्राप्त होती है। अब इसका आरेख खींचते हैं अपन, इस समीकरण का आरेख खींचते हैं। तो देखना इस समीकरण का आरेख मैं यहां पर ऊपर बना देता हूं। इस समीकरण का आरेख अपने को कैसे प्राप्त होगा? अधिशोषण समतापी, ये हटा देता हूं यहां से। इस समीकरण का जो आरेख हो वो होगा, ये देखो ये समीकरण है अपने पास x बाई m log बराबर log k प्लस 1/n log p। एक सरल रेखा समीकरण होती है। y बराबर ये रहा m, ये रहा x और ये रहा y बराबर log mx, y बराबर mx प्लस c। ये समीकरण सरल रेखा समीकरण है। तो देखो इसको अपन आरेख को खींचें तो ये तो कौन सी एक्सिस है? ये रही y एक्सिस। तो y एक्सिस पर लिखो log x बाई m। ये रही x एक्सिस, x एक्सिस पर क्या लिखोगे? log p लिखेंगे। और अब देखना आगे इसका देखते हैं। यह आरेख अपने को प्राप्त होता है। यह है अंतःखंड, सिक्को क्या कहते हैं? अंतःखंड। एक बार पहले भी इस तरह का आरेख मैं आपको बता चुका। यह है अंतःखंड। अंतःखंड क्या है यहां पर? अंतःखंड है यहां पर log k। और यह है स्लोप या ढाल कहते हैं m को। m को क्या कहते हैं? स्लोप या ढाल। इसका स्लोप अथवा ढाल कितना है? 1/m। ये इसका स्लोप बोले या इसका क्या बोले? ढाल। इसका ढाल क्या है? 1/n। इस प्रकार से इसका अपन आरेख खींच सकते हैं। किसका? दाब की जो मध्यम सीमा वाली कंडीशन है उसका अपन क्या खींच सकते हैं? आरेख बना सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या था? अधिशोषण समतापी आरेख। कैसा आरेख था? समतापी आरेख। बड़े आसान शब्दों में बोल सकते हो, फ्रेंडलिक द्वारा, फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और साम्यावस्था का जो दाब है उसके मध्य जो आरेख खींचा उसी को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी आरेख कहते हैं। उन्होंने 3 स्थितियां बताई इसमें, इस आरेख में अधिशोषण की मात्रा और साम्यावस्था का दाब, इसके मध्य 3 स्थितियां बताई। और 3 स्थितियां कौन सी? निम्न दाब वाली, उच्च दाब वाली और मध्यम दाब वाली। ये निम्न दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो दाब पर निर्भर, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब से क्या रहती है? अप्रभावित। ये ध्यान रखना, उच्च दाब पर x बाई m दाब से अप्रभावित है। यहां पर दाब से क्या है? अप्रभावित, यानी यहां पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है। जबकि यहां पर मध्यम सीमा पर दाब की घातांकों के समानुपाती, घातांक 1/n, n का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्लियर हुआ? और ये अपन ने फिर इसका क्या log लेकर के इसका क्या ले लिया अपन ने? ये एक आरेख बना दिया। तो ये आरेख सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। ये m और ये x प्लस ये c जो इंटरसेप्ट या अंतःखंड होता है। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं अपन विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। ये किसमें था? ठोस द्वारा गैसों का अधिशोषण। अब अपन पढ़ेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के बारे में। तो देखो यहां पर यह समीकरण अपने को इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। गैसों के लिए हमेशा कौन सी टर्म काम में ली जाती है? प्रेशर। और विलयन में जब आ जाए तो वहां पर क्या काम में लेंगे? कंसंट्रेशन। तो वहां पर क्या आ जाएगी? सांद्रता। तो इसी पद पर केवल यहां पर क्या आ जाएगी? सांद्रता आ जाएगी। हाँ, यहां पर ये जो स्थिरांक है ना के, ये रहा
के स्थिरांक है, ये क्या है, स्थिरांक। इसका मान अधिशोष्य और अधिशोषक, किस पर, अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर ये जो स्थिरांक है वो निर्भर करता है। किस पर, अधिशोष्य और अधिशोषक की नेचर पर डिपेंड करता है। ये चीज़ भी आपको सभी को क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब अपन देखेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के बारे में। चलो इसको मैं हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट्स में इसी तरह से डिनोट करना। अब अपनी हेडिंग है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। देखो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की जब बात आती है तब अपन कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं, या फिर मैं कहूँ कौन सी टर्म काम में लेते हैं, यहाँ पर अपन सांद्रता टर्म काम में लेंगे। देखो वो स्थिर ताप पर देखेंगे, आरेख सारे कौन से ताप पर देखेंगे, स्थिर ताप पर। इन आरेखों को अपने को देखना है किस स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। ये सारे के सारे किस पर रहेंगे, स्थिर ताप पर। देखो जैसे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे शर्करा का जो रंगीन विलयन होता है, शर्करा का रंगीन विलयन, यदि इसमें अपन क्या डाल दें, इसमें सक्रिय चारकोल मिक्स कर दें, चारकोल, तो ये सक्रिय चारकोल क्या करता है, रंगीन कणों का शर्करा से, या फिर मैं कहूं शर्करा विलयन से, शर्करा विलयन से, इनसे रंगीन कणों का अधिशोषण कर लेता है, जिससे शर्करा का विलयन क्या हो जाता है, शर्करा का विलयन रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। तो बताओ क्या ये विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का एग्जाम्पल है या नहीं है। यानी विलयन प्रावस्था में भी कोई जो अधिशोषक अणु होते हैं वो विलेय के कणों का क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहलाता है। जैसे शर्करा के रंगीन विलयन में आप एक्टिवेटेड चारकोल को या सक्रिय चारकोल को ऐड करोगे तो ये एक्टिवेटेड चारकोल वहां से रंगीन कणों का क्या कर लेगा, एडजॉर्प्शन, और अपने को शर्करा का विलयन कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। तो ये दैट्स एग्जाम्पल सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन का है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का है। देखो स्थिर ताप पर विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। स्थिर ताप पर विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की मात्रा एवं सांद्रता को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी स्थिर ताप पर विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, x/m। अभी अपन थोड़ी देर पहले देख रहे थे गैसेज प्रावस्था में क्या था, x/m था, log बराबर log के
प्लस 1/n log p था। ये गैसेज फेज में था। अब विलयन प्रावस्था में दाब के स्थान पर क्या लेते हैं, यहाँ पर दाब के स्थान पर क्या लेते हैं अपन, सांद्रता। क्या लेते हैं, सांद्रता। तो ये क्या हो जाएगा, log x/m log k प्लस 1/n log क्या हो जाएगा, c। इस समीकरण से विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की मात्रा और सांद्रता के मध्य ये संबंध पाया जाता है। अधिशोषण की मात्रा, ये रही अधिशोषण की मात्रा और सांद्रता के मध्य ये संबंध पाया जाता है। किसमें, सॉल्यूशन फेज में, या फिर मैं कहूँ कौन सी फेज में, विलयन प्रावस्था में। यहाँ पर क्या है, ये n। अब देख लो क्या क्या है यहाँ, x अधिशोष्य की मात्रा, m अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान है, और c क्या है, विलयन की सांद्रता, और k क्या है, स्थिरांक है जिसका मान ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर, अधिशोष्य एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये कौन से फेज में, ये विलयन प्रावस्था में जो अधिशोषण होते हैं उनके बारे में ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। तो ये अधिशोष्य की मात्रा, ये क्या होता है, अधिशोष्य ये होता क्या है, ये विलय होता है। अधिशोष्य क्या होता है, विलय। क्लियर है। ये क्या था आपका विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। ये विलयन प्रावस्था में इस तरह से अधिशोषण होता है, और विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की मात्रा और सांद्रता के मध्य जो संबंध पाया जाता है वो इस समीकरण में मैंने दर्शाया। इस समीकरण में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को किस नाम से अपन जानते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये चीज़ सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब आगे वाला एग्जाम्पल हो, अब अपन पढ़ेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग, यूजेज ऑफ एडजोर्शन। तो ये लास्ट बचा इसमें अधिशोषण के यूजेज। अभी अपन पढ़ लेते हैं अधिशोषण के यूजेज या अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग। सबसे पहला यूजेज तो अपन पढ़ते हैं गैस मास्क में। किसमें किया जाता है, गैस मास्क में। गैस मास्क में प्रयोग किया जाता है सक्रिय चारकोल का। किसका प्रयोग किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल बोले चाहे क्या कहें इसको, सक्रिय चारकोल। ये सक्रिय चारकोल वायुमंडल में या वायु में जो विषैली गैसें होती है जैसे CO, CH4 आदि का क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है और उनको श्वसन के साथ अंदर जाने से रोकता है। तो सबसे पहला यूजेज क्या है इसका, गैस मास्क में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल का या फिर मैं कहूँ सक्रिय चारकोल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़ों की रंगाई में। देखो कपड़ों की रंगाई में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। ये फिटकरी क्या करती है, रंजक के कणों का क्या कर लेती है, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी क्या करती है, फिटकरी रंजक के कणों का
अधिशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? रंजक के कणों का अधिशोषण कर लेती है। तो कपड़ों की रंगाई में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये फिटकड़ी रंजक यानी रंग के कणों का क्या कर लेती है? अधिशोषण कर लेती है। तीसरा है नमी के अवशोषण में। नमी के अवशोषण में देखो, वायुमंडल में जो नमी होती है, किसमें? वायुमंडल में नमी के अधिशोषण। नमी के अधिशोषण में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका जेल, जिससे ये क्या कर देता है? वहां से जल के अणुओं का क्या कर लेता है? ये अधिशोषण कर लेता है और वो सतह क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। क्लियर है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। आगे वाला है रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में, जैसे रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में इसका अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें। जैसे शर्करा का जो जलीय विलयन होता है वो रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन। वहां पर अगर अपन एक्टिवेटेड चारकोल या सक्रिय चारकोल डालें तो जो रंग के रूप में अशुद्धियां होती है वो क्या कर लेता है? सक्रिय चारकोल अधिशोषित कर लेता है और वो शर्करा का विलयन क्या हो जाएगा? वहां पर रंगहीन हो जाएगा। अर्थात मैं ऐसे बोलूं कि शर्करा के विलयन में जो भी रंगीन अशुद्धियां होती है वो सक्रिय चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है और वह विलयन कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो मैं लिखूं यहां पर शर्करा के विलयन में उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को सक्रिय चारकोल अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। क्लियर है? समझा भी दिया मैंने, आप समझ भी गए। विषमांगी उत्प्रेरण में, पांचवा है विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण में भी अधिशोषण का यूजेज होता है। जैसे विभिन्न धातुएं हैं, जैसे Na है, Pd है, Pt है, Fe है। ये धातुएं उत्प्रेरक के काम में आती है या विषमांगी उत्प्रेरण में काम में आती है। और किसकी भूमिका निभाती है? उत्प्रेरक की भूमिका। किसकी भूमिका? उत्प्रेरक। देखो, हेबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण, हेबर विधि द्वारा NH3 निर्माण में कौन काम में आता है? आयरन उत्प्रेरक काम में आता है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करते हैं, तब क्या काम में आता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में आता है। या फिर मैं कहूं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करें तो अपन क्या काम में ले सकते हैं? पीडी काम में ले सकते हैं, पीटी काम में ले सकते हैं, या फिर निकेल काम में ले सकते हैं। इन उत्प्रेरकों को अपन क्या लेते हैं? काम में। ये सभी के सभी उत्प्रेरक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरण में भी इनका क्या किया जाता है? यूजेज किया जाता है। तो इनको भी अपन बोल सकते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण में भी ये जो
अधिशोषण है उसका यूजेज होता है। अब आयन विनिमय रेजिन या जल के विलवणीकरण में, आगे वाला है आयन विनिमय रेजिन बोलें या फिर जल के विलवणीकरण में, जल के विलवणीकरण में। देखो इसमें अपन देखेंगे जल के कुछ कार्बनिक बहुलक होते हैं, उनमें कई समूह पाए जाते हैं। वो समूह क्या करते हैं, जल में जो लवण या जो आयन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, और जल क्या हो जाता है, विलवणीकरण, यानी कठोर जल क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। जैसे कार्बनिक बहुलकों में कुछ समूह पाए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कौन कौन से समूह पाए जाते हैं, SO3H या फिर COOH या फिर ये NH2। ये समूह किस में पाए जाते हैं, कार्बनिक बहुलकों में। किस में पाए जाते हैं, कार्बनिक बहुलकों में। और ये क्या करते हैं, जल में उपस्थित आयनों का अधिशोषण या फिर आयनों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, या अधिशोषण बोल सकते हैं, या फिर यहां पर क्या बोले, आयनों का क्या करते हैं, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कठोर जल में जो आयन होते हैं उनका तो क्या कर लेते हैं ये अधिशोषण, और खुद के जो आयन होते हैं उनको जल में डाल देते हैं। या फिर मैं कहूं कठोर जल में जो आयन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। अब बताओ, जल में जो लवणीय आयन थे उनका इन्होंने क्या कर लिया, अधिशोषण कर लिया। अब जल विलवणीकरण होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से कार्बनिक बहुलकों में पाए जाने वाले ये समूह है, जो जल होता है उनमें से आयनों का क्या करते हैं, अधिशोषण, और खुद के आयन जल में डाल देते हैं। तो जो जल में जो आयन होते हैं वो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो जल में लवणों का निर्माण करते हैं उनका क्या कर लेते हैं, ये अधिशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार आयन विनिमय रेजिन भी बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, जल के विलवणीकरण में भी किसका यूजेज होता है, अधिशोषण के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही ये भी आता है। आगे वाला अपन बात करें उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में देखो, आप जानते हो सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल कहें या फिर अपन क्या कहें, सक्रिय चारकोल, ये क्या करता है, गैसों का अधिशोषण। गैसों का क्या करता है, गैसों का अधिशोषण। तो अगर अपने को उच्च निर्वात, यानी निर्वात होता है वायु रहित माध्यम, जहां पर वायु बिल्कुल ही नहीं हो, तो वहां पर क्या डालेंगे अपन, एक्टिवेटेड चारकोल। ये वहां से वायु को क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। वहां पर क्या बन जाएगा, निर्वात, उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। और उस निर्वात का जो डेबार फ्लास्क होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस के संग्रहण में उनका प्रयोग किया जाता है। कौन से फ्लास्कों में, जो डेबार फ्लास्क होते हैं उसमें द्रव वायु या हाइड्रोजन गैस का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो जो निर्वात होते हैं उस निर्वात वाले क्या होते हैं, निर्वात वाले डेबार फ्लास्क, डेबार फ्लास्क, उनमें क्या किया जाता है, द्रव वायु या फिर मैं कहूँ H2 को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, या इनको क्या करते हैं, वहाँ पर स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। आगे वाला है लेक परीक्षण में, या एल्यूमिनियम 3+ आयन, एल्यूमिनियम आयनों के परीक्षण में। ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। Al3+ आयनों के परीक्षण में देखो, इसको Al3+ आयनों का लेक परीक्षण कहते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो नीला लिटमस होता है उससे रंग का क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसका अधिशोषण कर लेता है, ये नीले लिटमस से रंग का अधिशोषण कर लेता है। यदि वो रंग अपने को नहीं मिलेगा तो वहां पर कौन से आयन रहेंगे, Al3+ आयन। यानी Al3+ आयनों के लेख परीक्षण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर ही वो ही कार्य करते हैं। आगे वाला है गुणात्मक विश्लेषण वर्णलेखी क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी बोले या क्या बोले अपन, वर्णलेखिकी। वर्णलेखिकी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, मिश्रण में से विभिन्न रंगों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जैसे दो प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। एक तो होती है ठोस द्रव क्रोमेटोग्राफी। यहां पर तो क्या करते हैं, यहां पर ठोस तो रहती है स्थिर प्रावस्था, और जो द्रव प्रावस्था रहती है वो होती है चलायमान प्रावस्था। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जो द्रव प्रावस्था होगी, जो चलायमान प्रावस्था होगी, वो अपने घटकों के अनुसार अलग अलग मात्रा में क्या हो जाएगी, अधिशोषित। जैसे द्रव मान लो चलायमान प्रावस्था है, उसमें कितने कलर मान सकते हैं, उसमें अपन माने 4 घटक हैं। कितने घटक, उसमें 4 घटक। द्रव प्रावस्था या चलायमान प्रावस्था है, जैसे ये क्रोमेटोग्राफी कोई कांच की नली है और इसमें ये द्रव का मिश्रण है, तो इसमें 4 प्रावस्थाएं थी। तो ये चारों प्रावस्थाएं क्या होगी, एक नीचे अधिशोषित, ये थोड़ी ऊपर, ये ऊपर और ये ऊपर। अभी इसको काट करके अपन क्या कर सकते हैं, चारों को अलग कर सकते हैं। तो द्रव के मिश्रण को यहाँ से क्या कर लेंगे, अपन अलग कर लेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ये क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके द्वारा भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले भिन्न भिन्न घटकों को क्या कर लेते हैं, अपन अलग कर लेते हैं मिश्रण से। एक मिश्रण में विभिन्न घटक होंगे तो उनको अपन क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार की होती है, एक ठोस द्रव क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। अब इसमें ठोस तो क्या रहेगी, स्थिर प्रावस्था, स्थिर रहेगी, और जो द्रव होंगी वो चलायमान प्रावस्थाएं होगी। अब वो द्रव क्या होगा, विभिन्न द्रव विभिन्न मात्रा में इस पर क्या होंगे, अधिशोषित। कुछ अधिक अधिशोषित होगा वो ऊपर, जो कम अधिशोषित होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर इनको क्या कर लेंगे, अपन पृथक कर लेंगे। दूसरी जो क्रोमेटोग्राफी है वो है ठोस और गैस क्रोमेटोग्राफी। उसमें स्थिर प्रावस्था कौन सी रहती है, ठोस गैस क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था कौन सी रहती है, ठोस प्रावस्था स्थिर रहती है। और चलायमान मोबाइल फेज या गतिशील प्रावस्था कौन सी रहती है, गैस प्रावस्था। वहां पर विभिन्न गैसें क्या होगी, ठोस प्रावस्था पर विभिन्न मात्रा में अलग अलग क्या होगी, अधिशोषित होगी। तो उनकी अधिशोषण क्षमता के आधार पर कुछ अधिक अधिशोषित, कुछ कम अधिशोषित, तो उस आधार पर उन गैसों को भी अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में भी किसका प्रयोग किया, किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर ही यह भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या थे, आपके अधिशोषण के यूजेज बोले या फिर अपन क्या कहें, अधिशोषण के अनुप्रयोग। ये सब चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का प्रयोग किया जाता है, वायुमंडल से विषैली गैस CO CH4 का अधिशोषण करता है। कपड़ों की रंगाई में फिटकड़ी का प्रयोग, ये जो रंजक के कण होते हैं उनका अधिशोषण कर लेती है। तीसरा, नमी के अवशोषण अधिशोषण में किसका, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। चौथा, रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में, जैसे शर्करा विलयन से रंगीन अशुद्धियां दूर करेंगे तो उसमें क्या डालेंगे, सक्रिय चारकोल, वो रंगीन अशुद्धियों को क्या कर लेगा, अधिशोषित। विषमांगी उत्प्रेरण में, इसका ध्यान रखना, विषमांगी उत्प्रेरण में ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य, अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। हेबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में आयरन का प्रयोग, संपर्क विधि द्वारा एस्टोसपोर निर्माण में प्लेटिनम का, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का, इनका प्रयोग होता है। अब ये सभी क्या करते हैं, अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, विभिन्न गैसों का क्या करते हैं, अधिशोषण करते हैं। आयन विनिमय रेजिन या जल के विलवणीकरण, कार्बनिक बहुलकों में ये समूह पाए जाते हैं और ये आयनों का क्या करते हैं, विनिमय, यानी कठोर जल में जो आयन होते हैं उनको अधिशोषित करते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, आप जानते हो सक्रिय चारकोल
गैसों का अधिशोषण करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उच्च निर्वात, और उस निर्वात का प्रयोग डेवार फ्लास्क कहते हैं उसको, वायु द्रव वायु के स्टोर्ड में या फिर हाइड्रोजन गैस के संग्रहण में किया जाता है। एल्यूमिनियम 3+ आयनों के लेख परीक्षण में भी किसका अधिशोषण के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो नीले लिटमस से रंगों का क्या कर लेता है, अधिशोषण। फिर क्रोमेटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, गैस मास्क वाला आपको ध्यान रखना है, नमी वाला आपको ध्यान रखना है, और उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी ये तो ठीक, इन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी तो अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। विभिन्न घटकों को पृथक किया जाता है, 2 प्रकार की, ठोस द्रव क्रोमेटोग्राफी, ठोस स्थिर द्रव चलायमान द्रव, ठोस गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस ठोस स्थिर और गैस चलायमान फेज। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरण या कैटालिसिस, कैटलिस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस क्लास जो भी मैंने लिखा है उसके अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, वीडियो सभी को अंत तक देखने हैं, और अपना यूट्यूब चैनल सभी सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयरिंग करनी है ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे, और कोई आपका जो अन्य भाई या बहन है जो स्टूडेंट हैं अपने, उनके पास भी पहुँचे, ताकि उनको भी छुट्टियों का जो ये अपन ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं वो उन तक पहुँच सके, और वो इन क्लासेज का सदुपयोग कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।